अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स की। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेट्रोफिटिंग वो चीज़ है कि किसी चीज़ को अगर हम स्ट्रेंथनिंग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें ताकि वो सिस्मिक शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके या हमारी डैमेज को रोक पाए। तो हमारे पास पहले से कुछ बिल्डिंग्स बनी होती हैं जो कि मैसनरीज़ की हो या आरसीसी की बनी होती हैं। तो वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिस्मिक रेजिस्टेंस नहीं है या वीक होती हैं अर्थक्वेक के लिए। तो उन जैसी बिल्डिंग्स को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए या उस चीज़ को हम कहते हैं रेट्रोफिटिंग करने के लिए हम उन बिल्डिंग्स में एक्स्ट्रा, चाहे हम उसको फॉर एग्जांपल उसमें कंक्रीट करते हैं, पहले आरसीसी करते हैं, कॉलम्स हो, कहीं पे भी क्रैक्स या कुछ भी, उन चीज़ को हम रेट्रोफिटिंग करके उनकी सूटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। अब हमारे पास मेथड्स हैं, कुछ बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेट्रोफिटिंग के। तो वो आज देखेंगे हम, वो रेट्रोफिटिंग के मेथड्स क्या क्या है जो हम यूज़ करते हैं रेट्रोफिटिंग में। तो बात है रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स की। तो वेरियस मेथड्स जो है यूज़ कर रहे हैं हम रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स। पर जो मेथड है जो ब्रॉडली हमें देखने हैं, वो दो टाइप के ब्रॉडली क्लासिफाइड जो होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो है लोकल रेट्रोफिटिंग मेथड, दूसरा है ग्लोबल रेट्रोफिटिंग मेथड। तो पहले बात करते हैं हम लोकल रेट्रोफिटिंग मेथड की। तो लोकल रेट्रोफिटिंग मेथड जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। इसमें क्या है, इसमें यूं ही हमें कोई भी अपग्रेडेशन करनी है किसी इंडिविजुअल एलिमेंट की जो कि बिल्डिंग का है, मींस एलिमेंट हो या मेंबर जिसे कहते हैं, जो सिस्मिकली वीक है, ठीक है, उसी की तो हम करेंगे इसमें अपग्रेडेशन। तो ये बेसिकली इकोनॉमिकल भी कहलाई जाएगी एज़ कम्पेयर टू, अगर देखा जाए ग्लोबल रेट्रोफिटिंग मेथड से ये इकोनॉमिकल भी है। तो ऐसी रेट्रोफिटिंग मेथड जो हमें लोड या किसी चीज़ को चेंज ना करे या डिज़ाइन या ज्योमेट्री को चेंज ना करे, ठीक है, तो वो ही रेट्रोफिटिंग इसमें कहलाई जाएगी। इसमें ना ही चेंज ही आती हैं, किसी डिज़ाइन की वजह से कोई चेंज नहीं आ सकती या कोई ज्योमेट्री इसमें चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर देखा जाए तो इसकी एग्जांपल ऑफ रेट्रोफिटिंग हम कह सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग्स में ड्यू टू अर्थक्वेक या कुछ भी, कोई भी, फॉर एग्जांपल सिस्मिक वेव्स आ रही हैं उस पर, तो वाइब्रेशन हो रही है, तो उनमें क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो गया हमारे दीवारों में, ठीक है, या बीम्स या कोई भी कॉलम है, तो उनमें फिर जैकेटिंग करते हैं या कॉलम की या बीम की। तो उस टाइप की जो रेट्रोफिटिंग है वो आती है हमारी लोकल रेट्रोफिटिंग मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोबल रेट्रोफिटिंग मेथड। ग्लोबल रेट्रोफिटिंग मेथड क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें हम इंक्रीज करते हैं सिस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जब भी हमें पता है कि भाई इस बिल्डिंग की, चाहे वो मैसनरी हो या स्टोन मैसनरी हो या ब्रिक मैसनरी हो, इवन हमारे पास अगर आरसी बिल्डिंग भी है, तो उस चीज़ की जो रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर की एज अ होल, वो उसमें टर्म में कह सकते हैं हम स्टिफनेस इंक्रीज कर सकती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकती है, या हम कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो बेसिकली ये वाला मेथड जो है कॉस्टली है। इसमें हम चेंज ज्योमेट्री ऑफ बिल्डिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल कर सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि हमें एलिमेंट में स्ट्रेंथ बढ़ाने हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, शेयर वॉल्स लगा सकते हैं या इनफिल वॉल्स जो भी होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इवन कॉलम्स कहीं कहीं पे हम एक्स्ट्रा ही डाल देते हैं। तो ये टाइप जो है, ये सारी जो है वो ग्लोबल रेट्रोफिटिंग मेथड कहलाएगी। तो अब जो है हमारे जो ये अभी कोर्स है, इसमें हम मोस्टली सूटेबल रेट्रोफिटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे जो भी हमारी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स में, चाहे वो आरसीसी बिल्डिंग हो या मैसनरी बिल्डिंग है, तो हम वो चीज़ देखेंगे कि जो हमारे ट्रेडिशनल बिल्ट अप बिल्डिंग्स में यूज़ हो जाएंगी, वो वाले मेथड्स पढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि रेट्रोफिटिंग जो है ट्रेडिशनली बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स में, तो वो क्या कर सकते हैं हम कि रीइंफोर्स कंक्रीट या हम स्टील की जो है वो एडिशन उनमें कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है
जो लो सिस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स जो होती हैं उनमें बेसिकली एक मेजर काज होता है जो डैमेज होता है या कैजुअलिटीज़ की होती है, वो क्या है? सबसे पहले हम कह सकते हैं कि वो मैसनरी स्ट्रक्चर जो है वो कभी कभार हेवी भी होता है। उसमें इंटीग्रल एक्शन या कह सकते हैं लैक ऑफ इंटीग्रल एक्शन जो है मींस कि अगर हम देखेंगे वो वॉल टू वॉल जो है कॉर्नर्स होते हैं या रूफ टू वॉल जो होते हैं हमारे बॉन्डिंग उनमें हम कह सकते हैं कि वीक है, उनकी बॉन्डिंग अच्छे से नहीं की गई है, या फाउंडेशन और जो भी हमारा वॉल है उनकी वीक बेसिकली कनेक्शंस कह सकते हैं, कनेक्शंस वीक हैं उनके, तो जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो सकती है। तो नेक्स्ट बात कर सकते हैं वो ब्रिटल मैसनरी जो है वो कभी कभार ब्रिटल बिहेवियर भी शो करती है, या हमारी इरेगुलर हो सकती है बिल्डिंग, मीन सिमेट्रिकल नहीं है बिल्डिंग, तो उसकी वजह से भी डैमेजेस आ सकते हैं हमारे बिल्डिंग में। या स्ट्रेस जो है तो वो ज़्यादा पड़ रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारी ओपनिंग्स है, ओपनिंग्स मतलब डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, ये वेंटिलेटर्स हैं हमारे, तो वहाँ पे ज़्यादा हमें ये क्या कह सकते हैं स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी हम अपनी बिल्डिंग को रेट्रोफिट कर सकते हैं बहुत सारी टेक्निक्स की वजह से, जिसकी वजह से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी जो है मिनिमाइज हो जाएगी डैमेज होने से। हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेफ्टी है फ्यूचर के लिए ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि सूटेबिलिटी जो रेट्रोफिटिंग टेक्निक जो है वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करती है, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, मटेरियल कौन सा हमारा वहाँ पे प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन का है या किससे कंस्ट्रक्शन की गई थी, टाइप ऑफ मैसनरी कैसी है या उसकी एज कितनी हो चुकी है, लोकेशन कैसा है वहाँ का, डैमेज कितने हो चुके हैं, वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे पड़ रहे हैं, हमारा कॉस्ट जो इन्वॉल्व होगा वो कितना होगा। तो वो सब चीज़ें देख के ही हम पता कर सकते हैं कि भाई हमें रेट्रोफिटिंग टेक्निक कैसे करनी है, जैसे कि हम पहले भी पुराने लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स अब जो है जो कि हमें रेट्रोफिटिंग के लिए ज़रूरी है, जो सिस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ ए बिल्डिंग को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है, वो हम कैसे करेंगे? तो वो ऑब्वियस बात है कि वो रेट्रोफिटिंग टेक्निक से भी ही करेंगे। तो कुछ ऐसे खास कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रिक्वायर होते हैं हमारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मशीनरी के लिए। जैसे कि हम पहला ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है उसकी इंक्रीज़ करनी है, इंटीग्रल एक्शन उसका इंक्रीज़ करना है, तो उसके हर एक मेंबर को देखना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग को उसका एज अ सिंगल यूनिट एक बिहेव करना उनका लाजमी पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग जो उसका कनेक्शन बनाएंगे, डक्टाइल कनेक्शंस बनाएंगे आपस में, जो हमारे वॉल्स और रूफ्स या फाउंडेशन जो भी हमारी बिल्डिंग के हैं उनके बीच में हम वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हम रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं जो कि इरेगुलरिटी प्रेजेंट होगी हमारी बिल्डिंग में, चाहे वो मास हो या प्लान हो या एलिवेशन इरेगुलरिटीज़ है, तो उनको हम बेसिकली क्या करेंगे ताकि वो सिमेट्रिक बन जाए, उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे हम, सिमेट्रिक बन जाए, ज्योमेट्री हमारी ऐसी बन जाए ताकि हमें वहाँ पे कोई भी दिक्कतें ना आ जाए। उसकी स्ट्रेंथ को हम चाहे वो प्लेन इन प्लेन फेलियर या बेंडिंग को इंक्रीज़ करें या आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू रेट्रोफिटिंग करने से। इसी तरह से हम डक्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल बात है कि हम स्ट्रेंथन करेंगे वीकर सेक्शंस को या एलिमेंट्स जो है हमारे पास। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक कोड दिया है जिसका नाम है IS 13935 1993 कोड, जिसमें हमें रिपेयर एंड सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैसनरी बिल्डिंग के बारे में बताया गया है, जिसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है रिगार्डिंग रेट्रोफिटिंग कैसे करेंगे, स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे और क्या क्या मेजर्स है इसके, और कुछ कन्वेंशनल मेथड है जो दिए गए हैं उसमें रेट्रोफिटिंग, जैसे कि हमें ब्रिक में करनी है या स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन में करनी है, जो कि हम आगे जाके पढ़ने भी वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले वाला जो हम मेथड है वो है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे हम रिपेयर कर सकते हैं क्रैक्स को।
हमारे पास क्रैक्स होते हैं, जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट फीचर है एक रेट्रोफिटिंग का, या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथनिंग देने के लिए हमारे पास क्रैक्स नहीं होने चाहिए हमारी बिल्डिंग में। तो उसके लिए हम ग्राउटिंग यूज़ करते हैं। तो जितने सारे भी क्रैक्स हमें पड़ते हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं रेट्रोफिटिंग। तो उन क्रैक्स को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, ग्राउटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जहाँ पे जहाँ भी हमें क्रैक्ड मैसनरी वॉल हो, वहाँ पे हम एक प्रेशर राइज इंजेक्शन करते हैं इपॉक्सी का, या हम कह सकते हैं सीमेंट मोटार का, उन क्रैक्स में। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ ग्राउट मटेरियल है, ये भी ऑब्वियसली डिपेंड हमारे डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ पे करता है, या हम देखेंगे कि विड्थ ऑफ क्रैक कितना है। जितना ज़्यादा विड्थ ऑफ क्रैक होगा तो उस तरह की अलग अलग मेथड्स या टेक्निक्स हम ये रेट्रोफिटिंग के करते हैं। तो अगर हमारे पास 1 mm का कोई क्रैक आता है तो उसमें हम सिंपल से एक इपॉक्सी इंजेक्शन करते हैं, जो कि हम अंडर प्रेशर यूज़ करते हैं। उसमें इंजेक्शन एक प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इपॉक्सी, जिसकी वजह से हमारे क्रैक्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। अगर हमारे पास 5 mm की विड्थ का क्रैक आ जाता है तो उसमें हम सीमेंट मोटार भी यूज़ करते हैं, और इवन उसमें इपॉक्सी का भी यूज़ करते हैं। या कुछ ऐसे क्रैक्स अगर आ जाए, हमें लगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हैं या कुछ, तो उनमें थोड़े वायर मैशेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इसका प्रोसीजर है ग्राउटिंग का, तो वो हम कह सकते हैं कि स्टेप वाइज प्रोसीजर जो ग्राउटिंग का क्या है। अगर हमारे पास सबसे पहले कोई सरफेस ऐसी है जहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका आउटर फेस जो है उसका वॉल का, उसको थोड़ा रिमूव करेंगे, वहाँ पे प्लास्टर उठाएंगे, उसके नज़दीक जहाँ पे क्रैक्स हो गए क्लीन अच्छे से करेंगे, साफ़ करेंगे, पानी डालेंगे, वाटर जेट्स का यूज़ कर सकते हैं हम, या इवन हमारे पास एयर ब्लोअर्स हो सकते हैं तो उनको यूज़ करेंगे। हम वहाँ पे साफ़ सफाई कर देंगे उस चीज़ से अच्छी तरह से। उसके बाद हम हमारे जो क्रैक्स होंगे उनमें एक इंजेक्शन पोर्ट होता है हमें प्लास्टिक का, उसको भी प्लेस कर सकते हैं उन अलोंग द क्रैक्स, जहाँ जहाँ से हमें वो क्रैक्स है, चाहे इवन अगर वन साइडेड क्रैक है या बोथ साइड क्रैक है उस मेंबर के या कहीं पे भी, तो उसको हम सूटेबल स्पेसिंग पे वो पोर्ट्स जो प्लास्टिक के हैं वो इंसर्ट करते हैं। तो पोर्ट्स इस तरह से इंसर्ट करेंगे ताकि उनमें जो वहाँ पे कुछ सीलेंट ऐड करके वो वहाँ पे रुकने चाहिए, ठीक है, कुछ वो पोर्ट इंसर्ट करेंगे वहाँ पे ताकि वो वहाँ पे रुक जाए। तो उनको इंसर्ट करने के बाद हम एक प्रेशराइज इंजेक्शन ऑफ इपॉक्सी जो है वो यूज़ करेंगे। तो इंजेक्शन यूज़ करेंगे इपॉक्सी का, ये या कोई हमारे पास सीमेंट ग्राउंड होगा वो अप्लाई करेंगे हम, बॉटम से ही हम करते जाएंगे क्रैक को फिलअप, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिलअप करते जाइए। यहाँ आप इस फिगर पे भी देखते जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर ये क्रैक है हमारा, तो यहाँ पे इधर ये प्लास्टिक के जो पोर्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये डॉट डॉट जैसे, ये स्पेसिंग पे प्लास्टिक, हम क्या करते हैं, हमारे पास इपॉक्सी इंजेक्शंस होते हैं, तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास पहले वो कोई मोटार या हमारे सीमेंट है वो वहाँ पे फिल करते हैं ऊपर से, और फिर यहाँ पे उस प्लास्टिक स्टिंग से फिर हम वो इपॉक्सी इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं। तो हम वही इंजेक्शन ऑटोमेटिकली इस क्रैक को फॉलो करते, इस पाथ को फॉलो करेगा, और हमारा वो यहाँ तक जब जब हमें पता चलेगा, उन्हीं पाइप से हमें पता चलता है जो हमारे पास प्लास्टिक पोर्ट्स है कि हमारा इपॉक्सी इंजेक्शन कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। जो ही फिर हमें पता चलता है यहाँ यहाँ, तो हम फिर वहाँ से रिमूव करते यहाँ पे आएंगे, अगर हमारे वो फिर यहाँ से फिल करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली फिल हमें पोर्ट से ही पता चल जाता है। और उसके बाद अगर हमें ये कोई मोटार या ग्राउट करना पड़ेगा उसके ऊपर भी वो भी हम सीमेंट ग्राउट करते देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो भी वहाँ पे क्रैक है वो फुल्ली एक अच्छा वहाँ पे दिख जाए हमें, ताकि हमें वहाँ पे कोई क्रैक या कोई भी कुछ भी डेवलप वहाँ नज़र ना आए। तो अब गनेटिंग प्रोसेस क्या है, जहाँ पे भी हमें क्रैक आ जाए 5 mm से ज़्यादा, या वो एरिया जहाँ मैसनरी या कंक्रीट क्रश हुआ है, तो उस प्रोसेस को वहाँ पे रिपेयर करने के लिए स्लाइटली डिफरेंट होता है, जिसको हम कहते हैं गनेटिंग प्रोसेस, ठीक है। गनेटिंग एप्लीकेशन होती है एक्सपेंसिव, कभी कभार एक्सपेंसिव सीमेंट, या हम जहाँ पे क्विक जल्दी एकदम से सीमेंट जो है ड्राई हो जाए, मतलब सेट हो जाए, या इस तरह से कह सकते हैं इपॉक्सी सीमेंट होते हैं हमारे पास, वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास क्या होता है, कभी कभी हमारे पास जो सरफेस होती है मैसनरी में, जैसे कि स्लैब इन द फॉर्म ऑफ स्लैब, तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, या साइड वॉल्स हो हमें वहाँ यूज़ करते हैं। तो मोस्टली अगर देखा जाए इसकी थिकनेस जो है 5 से 10 mm के बीच में होती है। तो जो बेसिकली इसका स्टेप वाइज प्रोसीजर है ग्रेनाइटिंग का, वो यही है कि हम पहले सबसे पहले जो भी लूज़ मटेरियल वहाँ पे हो उसको रिमूव करें और उस सरफेस को प्रिपेयर करेंगे, ताकि उसको हम अच्छे से वेट करें और थोड़ा रफ बनाएं, ताकि उसमें फिर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। और अप्लाई करेंगे हम अपना ग्रेनाइट, जो भी हमने एक्सपेंसिव सीमेंट हो या कोई सेटिंग सीमेंट जो भी हमने, या इपॉक्सी सीमेंट हो, वो हम अंडर प्रेशर उसको उस सरफेस पे हम वहाँ डालेंगे जो हमने पहले से प्रिपेयर की हुई है ग्रेनाइटिंग प्रोसेस के लिए। तो इस केस में क्या है कि कभी कभार क्या होता है, हमारा वॉल क्रश हो गया, जिसको हमें चाहिए स्ट्रेंथन देने की, या हम कह सकते हैं रेनफोर्समेंट करने की। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैश बनाते हैं और उसको प्लेस करते हैं उधर डैमेज, या जहाँ पे भी वो क्रैक सरफेस हो, या उसमें हम क्या बोल्ट हो हमारे पास उनसे बांधते हैं, या नील्स होती हैं, तो प्रॉपरली उस वॉल में उसको अच्छे से हम फिक्स करते हैं। तो उसके बाद हम उसी चीज़ को फिर हम कवर करते हैं मोटार से। तो फिर वो ही मोटार उस चीज़ से क्या होता है कि हमारी को स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन जो है वो हमें मिल जाती है उसमें उस रेनफोर्समेंट को करने के बाद। तो जैसे कि यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो कि यह एक ब्रिक मैसनरी है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक डैमेज आया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने प्लेस किया एक रेनफोर्समेंट मैश का, और फिर सील किया उसको क्रैक्स को उसी तरह से। ठीक है, तो ये भी जैसे कि ये रीइंफोर्समेंट हमें कहीं वॉल पे करनी थी, तो हमने वो एक सीमेंट में ये कंक्रीट ये सॉरी रीइंफोर्स्ड मैश बना लिया। वो बनाने के बाद हमने ग्राउटिंग स्टार्ट कर दी। तो ये था हमारा ग्राउटिंग प्रोसेस, नहीं सॉरी गनेटिंग प्रोसेस था ये हमारा। तो अब हम बात करते हैं इंसर्शन ऑफ थ्रू या बॉन्ड स्टोन्स की। तो बेसिकली जो हमारे पास मैसनरी, कभी कभार स्टोन मैसनरी भी होती है हमारे पास, तो उसमें भी हमारे पास कभी कभार रेट्रोफिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास कभी क्या होता है कि कुछ मोटे दीवार होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें ख़तरा ये होता है कि वो बल्ज होने का ख़तरा होता है, या सेपरेट होने का ख़तरा होता है उनको लेयर्स में। तो उन जैसे दीवारों के लिए हम क्या करते हैं, एक थ्रो स्टोन्स इंसर्ट करते हैं इक्वल लेंथ की, जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है हमारे, और वो रेगुलर इंटरवल, ये मैं पहले भी कह चुका था। तो ये रेगुलर इंटरवल्स में हम ये वॉल लगा लेते हैं। तो वर्टिकली भी हम ये कर सकते हैं, और एज वेल एज हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोन्स है ये उनको हम फिक्स कर देते हैं। फिर हमारे पास सीमेंट मोटार हो, या हमारे पास सैंड मोटार, सीमेंट सैंड मोटार जो भी है हमारे पास, उससे हम इस चीज़ को फिक्स करते हैं। और अगर हमारे पास फुल लेंथ स्टोन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम एस शेप्ड स्टील बार्स होते हैं हमारे पास, मींस जो हुक्स कहलाते हैं, उनको हम इंसर्ट करते हैं दीवारों में। या अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हम स्टोन्स को ही कुछ डिफरेंट स्टोन्स को बना के उसी साइज़ का जो हमारे पास बॉन्ड स्टोन बन जाती है, तो हम उस बॉन्ड स्टोन को बना सकते हैं वहाँ पे। तो उसको हम इवन ये भी कह सकते हैं, ओवरलैपिंग स्टोन्स भी कह सकते हैं, पेयर ऑफ ओवरलैपिंग स्टोन। तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, उन जगह पे। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे हमारा, जैसे कि इस केस में देखेंगे कि हमारा वॉल जो है यहाँ पे बल्ज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये पोर्शन जो है खाली हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर ये सारा पोर्शन जो है ये निकाल बाहर करते हैं, और जो ये खाली पोर्शन है उसको हम फिल कर देते हैं। हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इसको, पोर्शन को किससे फिल कर देते हैं, सीमेंट और कंक्रीट ग्राउट से हम उसको फिल कर देते हैं, और बाकी का जो काम है फिनिशिंग का वो हम ऊपर से कर देते हैं। जैसे कि इस वाली फिगर में आप देख रहे होंगे, ये वाली फिगर जो ऊपर वाली है, यहाँ पे ये वाली जो स्टोन है, इस चीज़ को हम कहेंगे बॉन्ड स्टोन। और मैं कह रहा था, अगर बॉन्ड स्टोन हमें फुल लेंथ वाली अवेलेबल नहीं है, तो हम ये वाली पेयर ऑफ ओवरलैपिंग स्टोन भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारे पास
अब कभी कभार ये चीज़ भी अवेलेबल नहीं हमें मिलती है, तो हम ये वाले रेनफोर्समेंट जो ये हुक्स लगे हैं हमारे यहाँ पे, चाहे ये हॉरिजेंटल हो या दीवार वर्टिकल हो, तो यहाँ पे हम हुक्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा ऐसा बॉन्ड रहे कि ये हमारा सिस्मिकली अब्जॉर्ब हो जाए, सिस्मिकली लोड भी इस पे अगर पड़ जाए तो ये हमें दीवार हिले ना। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है शॉटक्रीट। शॉटक्रीट क्या है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है स्ट्रेंथ देने की। जो भी हमारा लोड बियरिंग मेसनरी वॉल है, तो कभी कभार वो वीक भी हो सकता है या डैमेज भी हो सकता है, तो उसको हम शॉटक्रीट करते हैं सीमेंट मोटार से, या कभी कभार हम सीमेंट कंक्रीट मोटार होता है जिसमें हमारा एग्रीगेट का साइज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। तो उसको एक होज पाइप से हम न्यूमेटिकली अप्लाई करते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं उस कंक्रीट को या मैसनरी सरफेस जहाँ पे हमें वो यूज़ करना है, उसको अंडर हाई वेलोसिटी यूज़ करते हैं। तो वो फोर्स फ्री एप्लीकेशन करते हैं वहाँ पे, उन जगहों पे जहाँ पे हमें वो शॉटक्रीट मटेरियल वो यूज़ करना है। और ऐसा प्रोसीजर होता है कि वो एक डेंस होमोजीनियस सरफेस बनाता है। तो जो बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच में वहाँ पे प्रिपेयर होता है, उस सरफेस और डैमेज्ड वॉल के बीच में वो इतना स्ट्रांग बन जाता है, फिर वो लगता ही नहीं है कि वो कुछ प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ पे शॉटक्रीट लेयर जो भी हम इंश्योर्ड वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इपॉक्सी मटेरियल भी उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हम प्रोसीजर करते हैं शॉटक्रीट के लिए, वो हम ऐसे कह सकते हैं। पहले सबसे पहले क्या, हम उस सरफेस को पूरा अच्छे से क्लीन कर देते हैं, वहाँ पे जो भी मटेरियल लूज़ हो उसको रिमूव कर लेंगे वहाँ पे। फिर पानी डाल के वेट करेंगे सरफेस को प्रॉपरली और उसको रफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। रफ़ हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम बॉन्डिंग वहाँ पे जो भी हम मटेरियल यहाँ पे शॉटक्रीट से करें और जो पहले से वहाँ मटेरियल लगे उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो। और अगर हमें लगा कि उसमें इपॉक्सी का भी ज़रूरत है, उस इपॉक्सी मटेरियल ताकि एडिशन होने के लिए, तो हम वो इपॉक्सी मटेरियल भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं एट दैट टाइम, अगर हमें ऐसे पॉसिबिलिटी लगे। तो फिर हम वो अप्लाई करते हैं हमारा जो भी शॉटक्रीट जो भी है उसको बहुत ही केयरफुली, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि वो ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये एक होमोजीनियस लेयर जैसा वहाँ पे है, ठीक है। ऐसा ना कि वो कुछ अजीब सा लगे और वो हमारा कुछ पहले से जो किया हुआ वहाँ पे जो स्लैब हो या वॉल हो वो डिफरेंट लगे। तो ये एक बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए कि ये एक होमोजीनियस लेयर बने और अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग में कोई भी उसमें ऑल्ट्रेशन ना हो, दिखे ही ना, जैसे कि पहली सी बिल्डिंग थी वैसा ही हमें लगे कि भाई ये वैसी ही बिल्डिंग है। और फिर प्रॉपर क्योरिंग टाइम करें उसका, तो ताकि उसमें देखें कि अगर क्योरिंग होने के टाइम पे हम देखें कि श्रिंकेज तो नहीं आ रही है, क्रैकिंग तो नहीं आ रही है, उसके वैसे प्रोसीजर के करेंगे हम, ठीक है। अगर हमें अब मैसनरी जो भी हमारे पास वॉल है जिसमें हमें स्ट्रेंथन की ज़रूरत है या हमने रीइंफोर्स्ड शॉटक्रीटिंग की है, तो वहाँ पे वो करेंगे। और उसमें इफ़ेक्टिव और कॉमनली यूज्ड जो है हम यही मेथड करते हैं नाउ-ए-डेज़। आजकल शॉटक्रीट का ही मेथड जो है वो यूज़ होता है अगर हमारे वॉल्स डैमेज हैं या हमें रीइंफोर्समेंट करनी है या स्ट्रेंथनिंग देनी है उस वॉल की, तो हम ये शॉटक्रीट का मेथड मोस्टली यूज़ करते हैं। ये कुछ मेथड्स से जो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं।